हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जेडआरबी 3 को आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। देखिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंतर्गत 6 सदस्य हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है। ईरान और इराक, एक्चुअली इनकी सीमाएं तो फारस की खाड़ी से लगती हैं, लेकिन इन्हें खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया है। तो आंसर होगा ए। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। खाड़ी सहयोग परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरब में है। रियाद सऊदी अरब के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये आपस में परस्पर सहयोग के जरिए अपने व्यापार को, अपने आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया संगठन है, जो बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास में काफ़ी आगे है दुनिया में। दूसरा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के किस एक समूह के मामले में संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है। जो ये RCEP है, बेसिकली ये आसियान से जुड़ा हुआ है। आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश हैं, जिनसे मिलकर के आसियान संगठन 10 देशों ने आपस में अब एक संगठन बना लिया है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें सारे देश यानी 10 के 10 देश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं और इन्हीं को आसियान के नाम से जाना जाता है। इनका एक अपना फोरम है। इस फोरम की शुरुआत हुई, औपचारिक घोषणा इसकी हुई 20 नवंबर 2012 को और इसने अपने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात किया, जिसमें आसियान प्लस 6 और देशों को शामिल किया गया और आसियान प्लस 6 यानी 16 देशों ने मिलकर के RCEP का गठन किया। RCEP का जो हेडक्वार्टर है वो हनोई वियतनाम में है और ये जो 6 देश इसमें शामिल हुए उसमें चीन है, भारत है, दूसरा जापान है और दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 6 देश और हैं आसियान के साथ। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए RCEP के बारे में। RCEP इसकी पहली समिट 14 नवंबर 2017 को हुई। इसकी तीसरी जो समिट थी, उस समिट में ये निर्णय लेना था कि इन 16 देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, यानी कि ये सारे देश अपने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं यानी कि आयात शुल्क है उनको कम करें। लेकिन भारत ने पहले ही 1 साल पहले ही साफ मना कर दिया कि हम इस तरीके का मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंतरिक मामलों में प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया या अन्य तरीके के प्रोडक्ट हो गए। चाइना के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो चाइना के सस्ते माल भारत में पड़ जाते, न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट भारत में पड़ जाता जिससे किसानों को नुकसान होता। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है वो अपने आप को इस RCEP से अलग कर लिया है, यानी उस समझौते से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। और 15 देशों के बीच अब ये समझौता होने जा रहा है, भारत को छोड़ करके। आसियान प्लस ये 5 देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा। और RCEP को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के विकल्प के रूप में देखा जाता है और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें लगभग 45% विश्व की आबादी आ जाती है और 21.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्रुनेई दारुस्सलाम, ईस्ट तिमोर और लाओस, ये कौन कौन से आसियान के हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 देश हैं वही आसियान का हिस्सा है, जिसमें ब्रुनेई शामिल है, लाओस शामिल है, तिमोर लेस्ते शामिल नहीं है। तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा आपका C 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा लागू अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम 1996 में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में नहीं है।
स्वशासन प्रदान करना। देखिए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की संशोधन की लाया गया, तो 73वें के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया। उसके साथ ही 4 साल के अंदर ये महसूस किया गया कि जिस तरीके से, जिस उद्देश्य को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है, वो पूरी तरीके से भारत के विविधता में, यानी कि हर एक क्षेत्र के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वन साइज टू फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट उस पर लागू नहीं हो पा रहा कि मैं एक ही तरीके का साइज सबके लिए हो जाए। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज थे, यानी जो और ज़्यादा पिछड़े हुए थे, आदिवासी क्षेत्र थे, उनके लिए उसे और ज़्यादा लिबरलाइज किया गया और उदारीकृत करके और प्रभावी तरीके से पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेशा अधिनियम 1996 पेश किया गया। और इसमें कहा गया कि ग्राम सभा को सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु बनाया जाए, ताकि पंचायती राज व्यवस्था की जो मूल भावना है, स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो मूल भावना है, उसको भी भारत के एक एक कोने तक, यानी उन क्षेत्रों में भी पहुंचा दिया जाए जहां पंचायती राज व्यवस्था, यानी 73वां संविधान संशोधन डायरेक्टली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का एक संशोधित रूप है पेशा अधिनियम, जो और डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वशासन को और गहराई तक उन क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके जहां पर उसके लिए लोगों के पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो इस स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी ये वन, स्वशासन, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता, जैसे कोई खदान के लिए लाइसेंस इशू होना है तो ग्राम सभा का निर्णय उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया, ग्राम सभा से परामर्श करके ही ये कार्य किया जाएगा। तो ऐसे में जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया गया है पेशा अधिनियम के तहत। कहाँ पर? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र हैं, 10 राज्यों के 10 राज्यों में पेशा अधिनियम लागू किया गया है, 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में। अगला है, वेनेजुला को छोड़ करके दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? ये प्रश्न 2009 में पूछा गया था। ये प्रश्न मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि जैसे संगठनों के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो किसी भी महाद्वीप में, जब मैप आपके सामने मैं जो मैप दे रहा हूँ उसमें देखते चलिए कि नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, या अफ्रीका में, यूरोप के अंदर या एशिया के अंदर कौन कौन से देश हैं, तो वो भी आपको ध्यान रहेगा। वो उस समय इक्वाडोर था जो एक सदस्य के रूप में शामिल था। अभी 1 अक्टूबर 2019 को इसने ओपेक से अलग होने की अपनी मंशा जाहिर किया और 1 जनवरी 2020 से ये पूरी तरीके से ओपेक से बाहर हो गया है। तो अकेला साउथ अमेरिका में वेनेजुला ही है जो ओपेक का सदस्य है। इस समय ओपेक में 13 देश हैं। इसकी स्थापना 1960 में ओपेक की हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जबकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित है। ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। सबसे ज़्यादा तेल का स्टोरेज दुनिया में वेनेजुला के पास ही है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध और तेल को निकालने की जो लागत है वो ज़्यादा होने के कारण वेनेजुला अपने पास उपलब्ध संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा और अपनी बदहाली से परेशान है, कई तरीके की गरीबी और परेशानियों को झेल रहा है। अगला देखिए, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भारत अपनी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करना चाहता है। पूर्व की ओर देखो नीति ये 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के समय में प्रारंभ की गई। ये वो समय था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो भारतीय विदेश नीति थी वो अलग थलग पड़ गई दुनिया में। तो वैसे में उस समय भारत ने निर्णय लिया कि हमें पूर्व की ओर देखो, यानी अपने जो पुराने हमारे पड़ोसी और जिनके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध थे, आसियान देशों के साथ में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ में भारत ने जुड़ने का कोशिश किया और ये बिल्कुल सही है। और एक क्षेत्रीय नायक, यानी कि भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, ये भी बात सही है। लेकिन शीत युद्ध से जो उत्पन्न हुआ शून्य है उसको भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत का शीत युद्ध में इस तरीके से
कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो 1 और 3 हो जाएगा। 1992 में पूर्व की ओर देखो नीति शुरू की गई थी। 2014 में वर्तमान सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिभाषित किया, इसके स्वरूप में संशोधन किया गया और इफेक्टिव और प्रभावी तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आसियान देशों के साथ संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश है। 26 जनवरी 2018 को सारे आसियान देशों के ही राष्ट्राध्यक्षों को गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा? तो आर्टिकल 280 संविधान का ये वित्त आयोग से संबंधित है और 281 इसमें ये चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है। लोक चुनाव में मतदान करना ये इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान के प्रति निष्ठावान बने रहना, ये सारा का सारा इसमें है। मूल कर्तव्यों को ध्यान रखिए। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। मूल कर्तव्यों से अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पद कभी कभी समाचार में रहते हैं। इनका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? ये MSF जो है, ये ब्याज की एक दर है जिसको RBI ने 2012 में स्टार्ट किया था और MSF के द्वारा बैंक रातों रात RBI से ऋण ले सकते हैं। जो इसकी दर होती है वो रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की बात करें तो बैंकों में जो पैसा करंट अकाउंट में जमा है, सेविंग अकाउंट में जमा है, तो वो तो निवल मांग है, नेट डिमांड है। टाइम लायबिलिटी का मतलब RD अकाउंट में है या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट में है, वो टाइम लायबिलिटी है। तो बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट है, कुल जमा पैसा है, अब उसे NDTL के रूप में NDTL के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। कुल जमा, टोटल डिपॉजिट ना कह के उसे NDTL कहा जाता है। यानी कि जो सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है, वो हो गया नेट डिमांड। जब मांगेगा व्यक्ति उसे देना पड़ेगा। और टाइम लायबिलिटी का मतलब हम FD में जमा कर रहे हैं तो 1 साल का टाइम ले करके जमा करते हैं, 2 साल, 5 साल, या फिर RD हमने जिस तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट करें तो वो भी एक टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। ये बैंक कार्य से जुड़े हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 संविधान का जो आर्टिकल 108 है वो संयुक्त बैठक की बात करता है, जिसमें साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाई जा सकती है। धन विधेयक के केस में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति अधिक है, राज्यसभा की शक्ति सीमित है। 14 दिनों तक ही राज्यसभा उसे अपने पास रोक सकती है, अन्यथा उसे पास माना जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। इसलिए कौन सा सही है? तो केवल पहला सही होगा, आपका आंसर ए होगा। तो देखिए, इस तरीके से प्रश्न सिविल सर्विसेज के पेपर में, सारे प्रश्न IAS के पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से हमें अपनी स्टडी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसका आइडिया इससे एकदम अच्छी तरीके से लग जाता है।